आपको शायद पता होगा कि एंशियंट ग्रीस में कुल मिला के दो बड़ी सुपर पावर्स थी। पहली थी एथेंस। एथेंस में डेमोक्रेसी थी, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फेमस बिल्डिंग्स थी और इनके पास एक बहुत ही तगड़ा अलायंस था। मतलब कुछ और कंट्रीज के साथ मिलके इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन बना के रखा था। ये उनकी ताकत थी। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रीक सिटी स्टेट था स्पार्टा। स्पार्टा के बारे में हम सब जानते हैं। स्पार्टा में औरतों को ज्यादा पावर मिलती थी। वहां पे जो सोसाइटी थी वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा डिसिप्लिन थी। और सबसे बड़ी बात, वहां के जो वॉरियर्स थे वो पूरी दुनिया भर में मशहूर थे कि स्पार्टन्स को हराना आसान नहीं है। स्पार्टन्स के बारे में ऐसा कहते थे कि जब वॉर होता था तो उनको अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल इतनी मुश्किल थी, इतनी उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी दिन भर, कि वो वेट करते थे कि वॉर हो तो वॉर में वो थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ऐसी तो वहां पे हालत थी। इसी वजह से स्पार्टा इतना मशहूर था और उसके आसपास जितने भी ग्रीक सिटी स्टेट थे वो कोशिश करते थे कि स्पार्टा से लड़ाई ना हो, क्योंकि स्पार्टा कभी भी किसी सेट बैटल में, ऐसी लड़ाई जो रणभूमि पे हो रही है, आमने सामने आदमी टकरा रही है, उसमें कभी भी स्पार्टा हारा ही नहीं था। स्पार्टन्स को अजेय मानते थे, यानी उनको हराया ही नहीं जा सकता। बट एक यूनिट ने फाइनली स्पार्टन्स को भी हराया और उस यूनिट का नाम था द सीक्रेट बैंड। कहानी शुरू होती है एक ग्रीक सिटी स्टेट से जिसका नाम था थीब्स। हालांकि एक इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट था और सारे इंपॉर्टेंट लड़ाइयों में भी इन्वॉल्व था, परंतु कभी भी इसको स्पार्टा और एथेंस के जैसे इंपॉर्टेंस नहीं मिली हिस्ट्री में। जब भी कोई इंपॉर्टेंट लड़ाई होती थी तो थीब्स ने हमेशा पार्टिसिपेट किया और उस लड़ाई में जो ज्यादा ताकतवर है उसके साइड पे होकर थीब्स लड़ाई करता था। उस टाइम का जो सबसे बड़ा वॉर हुआ था एथेंस और स्पार्टा के बीच में, जिसको पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं आज, उस वॉर में भी थीब्स इन्वॉल्व हुआ था और उस वॉर में उन्होंने स्पार्टा का साथ दिया था एथेंस को हराने के लिए। पेलोपोनेशियन वॉर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है बहुत डिटेल में, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा कॉर्नर पे। हालांकि पेलोपोनेशियन वॉर के दौरान थीब्स ने स्पार्टा का साथ दिया था और एथेंस को हराया था, बट जब भी वॉर खत्म हुआ और एथेंस कमजोर हो गया, स्पार्टा मजबूत हो गया, तो वापस थीब्स ने हेल्प की एथेंस की और वापस स्पार्टा पे हमला करना शुरू किया, ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो फिर से बराबर हो जाए और एक कोई कंट्री ज्यादा ताकतवर ना रहे। थीब्स के पास एक छोटी सी, बिल्कुल बैड एस इलीट वॉरियर्स की एक छोटी सी टुकड़ी थी। उस टुकड़ी का नाम था द सीक्रेट बैंड। इस टुकड़ी में कुल मिला के 300 सोल्जर्स थे, जो पूरे थीब्स के सबसे ज्यादा ट्रेंड और सबसे ज्यादा खूंखार वॉरियर्स थे। ये 300 जो फौजी थे ये दरअसल 150 गे कपल्स थे। तो सारे 150 पेयर मिला के हो गए टोटल 300 सोल्जर्स। ये सारे कपल्स एक दूसरे के लिए वाउस लेते थे, यानी कसम खाते थे, और इसीलिए इस पूरी टुकड़ी को द सेक्रेट बैंड कहते थे। शुरू शुरू में थीब्स की आर्मी में सेक्रेट बैंड के सोल्जर्स को आगे रखा गया था अलग अलग करके, बट बाद में क्या किया गया कि सेक्रेट बैंड के जितने भी सोल्जर्स थे उनको एक साथ लाके इन 300 सोल्जर्स की एक यूनिट बनाई गई और ये बन गए शॉक ट्रूप्स। इनका पर्पस ये होता था कि लड़ाई की एकदम शुरू शुरू में ही सामने वाले आर्मी में जाके एकदम तेज हमला किया जाए और उनके जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जो भी वॉरियर्स हैं और उनके जो लीडर्स हैं उनको मारने की, उनको हताहत करने की कोशिश की जाए, जिसकी वजह से एनिमी जितने भी फौजी हैं उनका मनोबल गिर जाए और वो डर जाए। ये पर्पस था शॉक ट्रूप्स का, जो उस समय द सीक्रेट बैंड के फौजी कर रहे थे। ग्रीक सिटी स्टेट्स में आपस में झड़प लड़ाई चलती रहती थी। एक बार क्या हुआ कि स्पार्टा ने थीब्स को इन्वेड किया। अब जो थीब्स की आर्मी थी वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको स्पार्टा से मुकाबला ना करना पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि स्पार्टन वॉरियर्स बहुत ही तगड़े होते हैं और उनसे लड़ाई करना इतना आसान नहीं होगा। बट एक बार सिचुएशन ऐसी बनी कि उनका लड़ाई करना अनिवार्य हो गया, जरूरी हो गया, और इस तरह से फाइनली आमने सामने हुए स्पार्टन्स एक तरफ और एक तरफ थीब्स की फोर्सेस, जिसमें द सीक्रेट बैंड के सोल्जर्स भी थे। सीक्रेट बैंड के कमांडर ने अपने इस बैंड को ऑर्डर दिया कि सब लोग एकदम टाइट फॉर्मेशन में आ जाओ, नजदीक नजदीक आ जाओ, और उसने फिर अटैक करने का ऑर्डर दिया। जब सीक्रेट बैंड ने इस टाइट फॉर्मेशन में जोरदार अटैक किया स्पार्टन्स के ऊपर, तो देखते ही देखते बहुत जल्दी उन्होंने स्पार्टा के कुछ इंपॉर्टेंट, जितने भी वहां पे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उनको बहुत फटाफट मार दिया। यह देख के स्पार्टन्स एकदम हैरान, क्योंकि उनको आदत ही नहीं थी किसी ऐसी फोर्स को देखने की जो इतनी डिसिप्लिन्ड हो, उन्हीं की तरह डिसिप्लिन्ड हो, और जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी युद्ध का जो स्किल था वो उनके ही जितना अच्छा हो। इस चीज की स्पार्टन्स को आदत ही नहीं थी। तो जब उन्होंने देखा कि ये कौन सी यूनिट इतना तेजी से हमला कर रही है और हमारे इंपॉर्टेंट लोगों को मार दिया, तुरंत जो स्पार्टन वहां पे आर्मी थी वो बिल्कुल घबरा गई। बहुत सारे सोल्जर्स वहां से हट के भागने लग गए। इस लड़ाई को द बैटल ऑफ टगीरा कहते हैं। हालांकि एक बहुत छोटी लड़ाई थी क्योंकि इसमें बहुत सारे फौजी इन्वॉल्व नहीं थे, बट फिर भी द बैटल ऑफ टगीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पहली बार था जब स्पार्टा, एक ऐसा ग्रीक सिटी स्टेट जिसको लोग ये समझते थे कि इनके वॉरियर्स को हराया ही नहीं जा सकता, और कभी भी वो लोग हारे ही नहीं थे, किसी भी सेट बैटल में उनको हराया नहीं गया था, पहली बार स्पार्टा को थीव्स की फोर्सेस ने हराया, और उसमें सबसे बड़ा योगदान था द सीक्रेट बैंड का। और उसके बाद से ये हो गया
कि भाई स्पार्टा को भी हराया जा सकता है। और इसी वजह से एकदम सडनली द सेक्रेड बैंड के सोल्जर्स की रेपुटेशन यहां से सीधा ऊपर, लोग ये मान गए कि भाई ये वो फौजी हैं जिन्होंने स्पार्टन्स को हराया। इस वजह से साइकोलॉजिकली ये एक बहुत ही बड़ी जीत थी और स्पार्टन्स के लिए बहुत ही बड़ी हार। द बैटल ऑफ टेगीरा के बाद बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि स्पार्टन्स तुक्के से हार गए, वो किसी से हार नहीं सकते हैं। तो क्या थीव्स की फोर्सेस ने और स्पेशली सेक्रेड बैंड ने तुक्के से स्पार्टा को हराया था? जी नहीं। और यह बात ठीक 4 साल बाद प्रूव हो गई। साल 371 बीसी में वापस थीव्स की आर्मी और स्पार्टा की आर्मी आमने सामने हुई। इस बार ये आर्मीज बड़ी बड़ी थी साइज में, और ये जो बैटल हुआ, इस बैटल को कहते हैं द बैटल ऑफ लुक्ट्रा। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है पूरी ग्रीक की हिस्ट्री में। लड़ाई शुरू होने के पहले स्पार्टन्स ने बैटलफील्ड पे अपने सारे फौजियों को, उनका जो टिपिकल फॉर्मेशन था फैलेंक्स का, सारा फैलेंक्स में अपने फौजियों को अरेंज कर दिया। बट जो थीव्स की आर्मी थी, उन्होंने भी अपने सारे फौजियों को फैलेंक्सेस में अरेंज किया, बट उनका कमांडर जो था उसने थोड़ा सा अलग स्ट्रेटजी लगाया इस बार। उसने जो अपना सबसे लेफ्ट में जो फैलेंक्स था, जो उसका सबसे लेफ्ट में जो टुकड़ी थी, उस टुकड़ी में उसने सबसे आगे रख दिए द सेक्रेड बैंड के फौजी, और उसके बाजू में जो सारे फैलेंक्स थे उनको थोड़ा थोड़ा पीछे कर दिया। तो स्पार्टन्स लाइन से खड़े, 1 2 3 4 4 टुकड़ियां, और जो सामने थीव्स की फोर्सेस थी वो लाइन से नहीं खड़े थे, वो एक यहां पे, फिर एक यहां पे, फिर एक यहां पे, लैडर लाइक यानी सीढ़ी की तरह फॉर्मेशन में खड़े हो गए। इस फॉर्मेशन की स्पार्टन्स को आदत नहीं थी, और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो वापस सेक्रेड बैंड के फौजियों ने चार्ज किया स्पार्टन्स के ऊपर, और देखते ही देखते एक बार फिर से द सेक्रेड बैंड के फौजियों ने स्पार्टन्स का फैलेंक्स एकदम तोड़ दिया और जाके स्पार्टन किंग को उन्होंने मार दिया। आप सोच के देखिए कि किसी बैटलफील्ड में किसी फौज के लिए उसकी लीडर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और अगर फौजियों ने देख लिया कि उनका लीडर अब मर चुका है तो सडनली लोगों में एकदम अफरा तफरी मच जाती है। और बिल्कुल यही हुआ स्पार्टन्स के साथ। जब सेक्रेड बैंड के फौजियों ने उनके लीडर को मार दिया, तब अचानक से जितने भी स्पार्टन्स के फॉर्मेशंस थे वो टूटने लग गए, और एक बार फिर से यहां पे थीव्स की आर्मी की विजय हुई स्पार्टा के ऊपर। बैटल ऑफ लुक्ट्रा जीता गया था ना सिर्फ सेक्रेड बैंड के अनुशासन और उनकी फाइटिंग स्किल की वजह से, बट ऑल्सो जो थीव्स का जो कमांडर था, उन्होंने जो टैक्टिक्स, जो स्ट्रैटेजी लगाई थी इस बार लड़ाई के लिए, उस वजह से भी बैटल ऑफ लुक्ट्रा में थीव्स की जीत हुई थी। पूरी दुनिया में हिस्टोरियंस का यह मानना है कि द बैटल ऑफ लुक्ट्रा ग्रीक सिटी स्टेट्स के बीच में जितनी भी लड़ाई हुई हैं उन सब में से सबसे ज्यादा डिसाइसिव लड़ाई थी, क्योंकि ये वो लड़ाई थी जिसने इस बात को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया कि स्पार्टन्स को कोई हरा नहीं सकता। स्पार्टन्स का जो अजय होने का जो उनकी रेपुटेशन थी, वो बिल्कुल धज्जियां उड़ गई इस रेपुटेशन की इस लड़ाई के बाद। इसके बाद बहुत सालों तक उस पूरे एरिया में थीव्स का दबदबा बन गया, परंतु साल 338 बीसी में थीव्स आर्मी को हराया मैसेडोनिया के किंग फिलिप II ने और उनके बेटे अलेक्जेंडर द ग्रेट। यह लड़ाई थी द बैटल ऑफ कैरोनिया। इसमें एक तरफ थे मैसेडोनियंस, जिसमें फिलिप II और उनके बेटे अलेक्जेंडर थे, और दूसरी तरफ थे थीब्स और एथेंस के अलायंस। इस लड़ाई में मैसेडोनिया की जीत इसलिए हुई क्योंकि उनके जो बैटल फॉर्मेशन, द मैसेडोनियन फैलेंक्स जो था, वो बहुत ही स्ट्रांग था, और उसके साथ साथ मैसेडोनियन फौजियों के पास थे लॉन्ग स्पीयर्स, जिनको सरिसा भी कहते हैं। ये स्पीयर्स नॉर्मल लेंथ की स्पीयर से ज्यादा बहुत एक्स्ट्रा लंबे थे, और उन स्पीयर्स की वजह से सामने वाली आर्मी को एडवांस करने में, आगे बढ़ने में तकलीफ होती। तो इस स्पेशल भाले की वजह से और पूरी मैसेडोनियन आर्मी जो थी उसके बेहतर फॉर्मेशन की वजह से इस बैटल में मैसेडोनिया की जीत हुई, और थीब्स की आर्मी और उसी में द सेक्रेड बैंड की भी हार हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब थीब्स के फौजी देखने लग गए थे कि अब उनकी हार होने वाली है, तो बहुत सारे फौजी भाग गए। फिर भी सेक्रेड बैंड के जो फौजी थे, उन्होंने देखा कि उनके आसपास सारे ट्रूप्स भाग रहे हैं, बट ये 300 फौजी आखिरी समय तक लड़ते रहे, और उन्होंने कह दिया था कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। और इस तरह से द सेक्रेड बैंड के वो 300 फौजी वहीं लड़ते लड़ते मार दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि जब ये लड़ाई खत्म हुई और मैसेडोनिया के लीडर्स ने आके जब सेक्रेड बैंड के फौजियों की बॉडीज को देखा, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी एक टुकड़ी हर देश के पास हो तो उस देश को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको सेक्रेड बैंड के बारे में और डिटेल में जानना है कि ये यूनिट कैसे बनाई गई थी, किस तरह से इनकी ट्रेनिंग होती थी, और क्यों ये इतने ताकतवर, इतने फियरसम वॉरियर्स थे, तो उसके लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से बुक ले सकते हैं। द सेक्रेड बैंड एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर यूनिट था। ये वो यूनिट था जिन्होंने स्पार्टन्स को हराया था, जिनकी रेपुटेशन थी कि वो कभी भी किसी सेट बैटल में हारे नहीं थे। बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली इतिहास के पन्नों में द सेक्रेड बैंड की कहानी कहीं खो गई। अगर आपको हिस्ट्री की ऐसी कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।